देखिए सबसे पहले बात होगी हरियाणा में बीजेपी दल की बैठक की। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी हरियाणा में, चंडीगढ़ में हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक। लोकसभा चुनाव नतीजों पर विधायकों के साथ मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की बनाई जाएगी रणनीति, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब बारी है हरियाणा के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। तो ऐसे में अब इन आंकड़ों को देखने के बाद देखिए पिछली बार की आपको तस्वीर याद होगी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिली थी और अब वहां पर बीजेपी बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना पाई थी और इसीलिए जेजेपी के साथ गठबंधन में आकर सरकार बनानी पड़ी। इस बार अब बीजेपी को जाहिर तौर पर यहां मंथन की आवश्यकता इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके नतीजे जो सोचा था वैसे नहीं आए। अब ऐसे में हरियाणा की राजनीति भी एक बार फिर से जब तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं तो जाहिर तौर पर मंथन का दौर शुरू होने वाला है कि किस रणनीति के तहत में आगे बढ़ा जाए ताकि हरियाणा के अंदर इस बार बहुमत के साथ में सरकार बनाई जाए। और इसी को लेकर तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। विधायक दल की बैठक होने जा रही है, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। देखिए बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले आपने देखा पहले वहां पर मुख्यमंत्री बदला गया और वहां पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद दिया गया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के अंदर देखिए इतनी सारी परिस्थितियां ऐसी आई जब ये लगा कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। लेकिन जब ये लगा कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, चाहे राम रहीम के गिरफ्तारी के दौरान में हिंसा की बात हो या फिर इससे पहले रामपाल के दौरान में हिंसा की बात हो, ऐसे कई मौके आए, फिर जाट आंदोलन को लेकर जो हिंसा हुई थी उसकी बात हो, ऐसे कई मौके आए जब लगा कि उनकी कुर्सी जाएगी। लेकिन तब बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा किया। लेकिन इस बार चुनाव से एंड पहले उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद इस बार करनाल से चुनाव लड़ा, जीते। और अब बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। फीडबैक्स ले जा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए। हालांकि कई कांग्रेस के नेता भी इस वक्त आ चुके हैं बीजेपी में, चाहे अशोक तंवर की बात हो, चाहे नवीन जिंदल की बात हो, तो ऐसे कई नेता भी हैं जो इस वक्त बीजेपी में आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर उनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि 10 साल तक कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल सांसद रहे, हालांकि उसके बाद वो हारे और फिर अब इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से जीते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति पर आगे काम होने जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए और किसी गठबंधन की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि जेजेपी से गठबंधन भी टूटा। हालांकि सरकार लगातार बनी हुई है, लेकिन इस बीच अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बीजेपी पूरी कवायद करती हुई नजर आएगी। इस बीच देखिए नतीजों की अगर हरियाणा में बात करते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा को 72 साल में चौथी बड़ी जीत मिली है। हिसार में रणजीत चौटाला किसानों के आक्रोश से हार गए। अनुभव और भाजपा संगठन की ताकत से नवीन जिंदल वहां पर चुनावी मैदान में जीत गए। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं। आप किसानों की नाराजगी का जो मुद्दा है उसको दूर करना होगा। फिर ये जो जाट गैर जाट की जो पॉलिटिक्स है उसके लिहाज से भी बीजेपी को अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से फिर से जाट और नॉन जाट की जो राजनीति है वो अभी हावी नजर आई है लोकसभा चुनाव में, यहाँ कम से कम हरियाणा की सीटों पर। तो खास तौर पर इन तमाम पहलुओं पर अब बीजेपी को रणनीति बनानी होगी और उसके लिए सिलसिला शुरू हो चुका है। जातीय समीकरणों और मोदी फैक्टर के भरोसे मनोहर जीत करनाल में पंजाबी वैश्य ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में कामयाब रहे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनकी सीट का भी पूरा यहाँ पर विश्लेषण है कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को जीत मिली और क्या जातीय समीकरण रहा, क्या क्या फैक्टर्स रहे जो उनके लिए काम करते नजर आए। सोनीपत में अगर बात करें 9 में से 6 विधानसभा सीट जीत भी हारी बीजेपी। और अंबाला की बात करते हैं तो भाजपा को भारी पड़ी किसानों की नाराजगी। फिर कुमारी सैलजा को देखिए वो भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आई। तो कुल मिलाकर अब हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर है। तो वहीं देखिए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है एनडीए। बड़ी जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार और नायडू को किया है फोन। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। तो नई सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन अब तैयारियों में जुट चुका है। जानकारी है कि 9 जून को एनडीए सरकार शपथ ले सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक भी लेंगे और शाम को एनडीए की बैठक भी करेंगे और बैठक के बाद संभव है कि इस बात का ऐलान हो जाए। तो 9 जून ये फिलहाल संभवतः बताया जा रहा है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें तैयारियां लगभग अब शुरू हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तमाम राज्यों की तो नतीजों से कहीं ना कहीं स्पष्ट ये हो रहा है कि बीजेपी के जो भी अपने मजबूत गढ़ थे वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सका। जिसमें सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सका। कर्नाटक की बात करें वहां पर भी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई बीजेपी। महाराष्ट्र में शिवसेना, इसके अलावा एनसीपी में टूट का एनडीए को काफी नुकसान हुआ है। बिहार में भी उम्मीद के अनुसार उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, अनुरूप के अनुसार वहां प्रदर्शन नहीं हुआ। ओडिशा में
सफल तो रही, लेकिन बंगाल में पिछला प्रदर्शन भी कायम नहीं रखा। राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी तीसरी बार सभी सीटें जीतने में उसको सफलता नहीं मिली है। बीजेपी का दक्षिण मिशन भी उतना परवान नहीं चढ़ पाया। मैं देखा प्रधानमंत्री मोदी का कैसे दक्षिण पर फोकस था, लेकिन उतना वो मिशन परवान चढ़ता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन इसी बीच अब राष्ट्रपति भवन ने नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 जून को संभवतः एनडीए सरकार शपथ ले सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा होगी जब प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। बुधवार को जानकारी कि 11:30 बजे ये बैठक होगी और शाम को एनडीए की बैठक भी संभव। इस बैठक के बाद ऐलान होगा। और देखिए, बधाइयों का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी जीत यहां पर एनडीए हासिल करते हुए, और इसी कड़ी में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी को उन्होंने जीत की बधाई दी है। आपको वो पोस्ट भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री को पोस्ट करके ये बधाई दी है, शुभकामनाएं दी, और साथ ही साथ एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है। ये जो तस्वीर है वो G20 के वक्त की है, जब वो भारत आई थी, और वो लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत पर बधाई और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हमने देखा है कि किस तरीके से भारत और इटली के बीच जो संबंध रहे हैं, खास तौर पर उसको प्रगाढ़ करने की कोशिश लगातार बनी हुई है। और दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बात करें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके संबंध रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो दोनों मुल्कों में जो साझा परस्पर संबंध है उसको बढ़ाने की कोशिश भी की जाती है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए, एनडीए की अगुवाई करते हुए, तो उसी को लेकर के लगातार जो अलग अलग देश हैं उनकी तरफ से बधाइयों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ये एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसके जरिए उन्होंने तस्वीर साझा की, और ये तस्वीर के जरिए बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए वो नजर आई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत और इटली के संबंध और मजबूत हो, यही उम्मीद। मुझे लगता है ये वो फोटो है और ये वो पोस्ट है जो प्रधानमंत्री के एक अलग कैटेगरी के फैन क्लब है, उसको इस फोटो का और इस कांग्रेचुलेशन मैसेज का इंतजार था। और ऐसे में जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा ये ट्वीट किया गया, ये एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने कांग्रेचुलेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र मोदी ऑन द न्यू इलेक्टोरल विक्ट्री एंड माय वार्मेस्ट विशेस फॉर द गुड वर्क। और इस तरीके से बधाई देती हुई नजर आई। और एक फोटोग्राफ भी उनके द्वारा शेयर की गई, G20 के दौरान ली गई फोटोग्राफ थी, जब तमाम जो बड़े देश के दिग्गज थे वो भारत पहुंचे थे, और जॉर्जिया मेलोनी भी भारत पहुंची थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी ये मुलाकात की तस्वीर उनके द्वारा साझा की गई। बढ़ते खबरों में आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। उद्धव ही बाला साहेब के वारिस, शरद की एनसीपी असली, बीजेपी की महायुति 18 सीटों पर सिमटी। इस बीच महाविकास आघाड़ी को 29 सीटें मिली हैं। पूजा और देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ी, इसको अग्नि परीक्षा के तौर पे कहा जा रहा था, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ा, फिर उसके बाद में अजीत पवार ने पार्टी को तोड़ा। अजीत पवार को झटका लगा, एकनाथ शिंदे को झटका लगा, और शरद पवार के साथ में जनता खड़ी हुई नजर आई, और उद्धव ठाकरे के साथ में जनता खड़ी हुई नजर आई। लिगेसी की लड़ाई थी। आखिर लिगेसी किसकी? आपने लोगों को तोड़ लिया, आप चले गए, एनडीए का हिस्सा बन गए, लेकिन क्या वाकई जनता आपके साथ में खड़ी है? जो कोर वोटर था, क्या वो कोर वोटर आपके साथ है? इसी असली परीक्षा का जिक्र बार बार हो रहा था कि इस चुनाव में ये पिक्चर क्लियर होगी कि वाकई बाला साहब के साथ जो लोग थे वो आज उद्धव ठाकरे के साथ ही खड़े हैं, या फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। बीजेपी की महायुति 18 सीटों पर सिमट गई, और ये नजर आया कि एमवीए, क्योंकि देखिए एमवीए को 29 सीटें मिली, महाविकास आघाड़ी को 29 सीटें मिली, शरद की एनसीपी असली है, उद्धव की पार्टी असली है, बीजेपी की महायुति 18 सीटों पर इसलिए सिमट गई। तो देखिए ये एक बड़ा झटका है वहां पर। इसमें यहाँ पे एक आंकड़ा भी लिखा हुआ है, क्योंकि पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 41 सीटें मिली थी। याद रहे कि उस वक्त 2 फाड़ नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो बीजेपी के लिए 10, कांग्रेस के लिए 13, शिवसेना उद्धव गुट के लिए 9, एनसीपी शरद गुट के लिए 7, शिवसेना शिंदे गुट के लिए यहाँ पर लिखा है कि 7, और एनसीपी को 1। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट को 1। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना और एनसीपी, असली नकली की जो लड़ाई थी, वहां पर जो दूसरा गुट जो कि एमवीए में है वो बाजी मारता हुआ। और ये कहा भी जा रहा था कि आप भले ही निशान ले लीजिए, आप भले ही दफ्तर ले लीजिए, आप भले ही विधायक ले जाइए, आप भले ही सांसद ले जाइए, लेकिन एक हकीकत तब सामने आएगी जब चुनावी नतीजे आएंगे और जनता बताएगी कि वो किस पर एतबार करते हैं। असली और नकली का फैसला तो तब होगा, और इस असली और नकली के फैसले में जनता ने साथ उद्धव ठाकरे का दिया, शरद पवार का दिया, और यही वजह है कि एमवीए को 29 सीटें मिली। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि शरद पवार की एनसीपी असली है, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना असली है, बीजेपी की महायुति इसीलिए सिर्फ 18 पर सिमट गई। तो ये बहुत बड़ा झटका है और लगता है कि इस पर सोचना चाहिए।
और अब देखिए कुछ फिल्मी सितारे भी जो कि चुनावी मैदान में थे, उनका स्कोर कार्ड अब आपको बताते हैं। मंडी से कंगना रनौत, जिनको अच्छी खासी जीत यहां पर मिली है। इसके अलावा हेमा मालिनी मथुरा से थी, उन्हें 2,93,407 वोट से वो जीती हैं। इसके अलावा मंडी का जिक्र हम आपको कर रहे हैं, मेरठ का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर अरुण गोविल त्रिशूर से जीते हैं, सुरेश गोपी मेरठ से, हेमा मालिनी का जिक्र यहाँ पर हो रहा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं, गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से निरहुआ हारे हैं। इसके अलावा काराकाट से पवन सिंह हारे हैं, गुड़गांव से हारे हैं राज बब्बर, अमेठी से स्मृति ईरानी की हार हुई है। तो तमाम ये वो बड़े चेहरे हैं, इन चेहरों ने तमाम लोगों को चौंकाया भी है। महिलाएं जो कि मैदान में रही, उनका जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है। डिंपल यादव जो कि सपा से मैनपुरी सीट से वो जीती, करीब करीब 2,21,639 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। मीसा भारती का जिक्र करें महिलाओं में तो पाटलिपुत्र से उन्होंने जीत हासिल की, 8,85,000 वोट से, माफ कीजिएगा, उन्होंने जीत यहां पर दर्ज की है और वहां से रामकृपाल यादव को हराया है। कुछ सीटें यहां पर चौंकाने वाली भी थी। चौंकाने वालों में नाम सबसे पहले आएगा KL शर्मा का, जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया और काफी अच्छे वोट के अंतर से हराया है। 1,67,000 वोट से वो जीते हैं और स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया है। कंगना रनौत का जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को हराया है। अरुण गोविल का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन्होंने सुनीता वर्मा को हराया है। अमृतपाल वाली सीट भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी, खडूर साहिब से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने कुलवीर सिंह जीरा को हराया है। नकुलनाथ काफी चौंकाने वाले नामों में से एक है, वो करीब करीब 11 लाख वोटों से यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज करते हुए। विवेक बंटी साहू है, उनको यहाँ पर जीत दर्ज हुई है, विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से। तो कुछ ये तमाम बड़े चेहरे थे। कुछ ऐसे दिग्गज चेहरे जो कि हारे हैं, जिसमें भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है, राजनांदगांव से, जो कि हार का सामना करना पड़ा है, और अर्जुन मुंडा का नाम भी हार हुई सीट में है, जिनको हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं करनाल विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत वहां पर हासिल कर ली। 41,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीता है। कांग्रेस प्रत्याशी तरलोचन सिंह वहां से हारे हैं। अब ये करनाल सीट क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की सीट थी, लेकिन क्योंकि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना था, इसी वजह से मनोहर लाल ने यहाँ से ये जो इस्तीफा था वो यहाँ पर दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर नायब सिंह सैनी जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि राज्य में इसी साल होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, बहुत ज़्यादा वक्त शेष नहीं बचा हुआ है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच नायब सिंह सैनी जो कि यहाँ पर जीतते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार लोकसभा चुनाव में कम से कम हरियाणा से जो परिणाम सामने आया वो बीजेपी के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछली मर्तबा सभी सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार से 50% जीत हासिल कर पाती है तो सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कई बड़े चेहरे जिनको पिछली मर्तबा शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने जीत हासिल की है। मसलन अगर कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा यहां पर जीतते हुए नजर आए। कुमारी सैलजा, जिनका जिक्र पूजा आपसे थोड़ी देर पहले कर रही थी, उन्होंने भी यहां पर जीत हासिल की है। दूसरी तरफ क्योंकि उपचुनाव भी कई जगहों पर देखने को मिले, अगर हरियाणा की बात करें तो नायब सिंह सैनी जिस सीट से चुनावी मैदान में थे, करनाल, हालांकि कहा जाता है कि यहाँ पर परंपरागत तौर पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आती है। नायब सिंह सैनी ने जो यहाँ पर बाई इलेक्शन लड़ा था, यहाँ से वो जीत चुके हैं। और इस बीच इसी आर्टिकल का जिक्र यहाँ पर दैनिक जागरण देश विदेश सेगमेंट में भी किया गया। नायब सैनी ने जीता करनाल विधानसभा का उपचुनाव, पूरे समय चलाएंगे सरकार। कांग्रेस के सरदार त्रिलोचन सिंह को 41,483 मतों से हराया गया है। यहाँ पर बताया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और उन्होंने करनाल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के सरदार त्रिलोचन सिंह को 41,000 से ज्यादा मतों से अंतर से शिकस्त दी है। सैनी को कुल 95,714 वोट मिले हैं और कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन को 53,231 वोट हासिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान लगभग कमतर सक्रिय रहे त्रिलोचन सिंह और इसके बावजूद अच्छे मत उन्होंने हासिल किए और यही वजह एक बताया जा रहा है कि यहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हिमाचल उपचुनाव की। हिमाचल के उपचुनाव में कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो कांग्रेस ने लाहौर, स्पीति और साथ साथ में सुजानपुर, गगरेट और कुटेलेहड़ से जीत हासिल की और वहीं बीजेपी ने बड़सर और साथ साथ में धर्मशाला में जीत हासिल की। तो कांग्रेस का जो 4 सीटें कांग्रेस ने जीती वो यहाँ पर ज्यादा। देखिए, बिल्कुल हिमाचल उपचुनाव पर भी नज़र इसलिए बनी हुई थी कि यहाँ पर अगर कांग्रेस को और ज़्यादा हार मिलती तो फिर सरकार को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि कहीं सरकार किसी भी लिहाज से संकट में तो नहीं आएगी, कि यहाँ पे कोई बड़ा उलटफेर तो नहीं होने जा रहा। हालांकि देखिए, बीजेपी के लिए सुखद नतीजे रहे क्योंकि लोकसभा की सभी सीटें उनके खाते में रही,
लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर सुजानपुर, गगरेट, कोटलहड़ा से जीत हासिल की। हिमाचल उपचुनाव कांग्रेस को 4 सीटें मिली, भाजपा को बड़सर और धर्मशाला में जीत मिली। तो 2 गई भाजपा के खाते में और 4 गई कांग्रेस के खाते में। बीजेपी को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि जिस तरीके से 6 विधायक आ गए थे, नाराजगी, क्रॉस वोटिंग और उसके बाद में तमाम उठापटक, सियासी उठापटक के बाद में लगातार निगाहें बनी हुई थी कि अब आखिरकार क्या होगा, क्योंकि इन विधायकों के खिलाफ में एक्शन लिया गया था कि सदस्यता गई थी, तब जाके उपचुनाव हुआ और उसमें अभी भी 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अलग अलग राज्यों के देखिए तमाम तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हर राज्य का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है अखबारों के अंदर और बताया जा रहा है कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिली, क्यों मिली, कौन से फैक्टर काम करते नजर आए, कौन से फैक्टर्स थे जो किस पार्टी के अगेंस्ट गए। अब क्योंकि चुनाव नतीजों की बात हो रही है, चुनाव नतीजों के बाद नितिन गडकरी ने भी एक पोस्ट किया है। नितिन गडकरी की अगर देखिए बात करते हैं तो इस वीडियो पोस्ट में जनता ने तीसरी बार एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश दिया है, वो ये वीडियो संदेश देते हुए नजर आते हैं। देखिए खुद नितिन गडकरी जीते हैं चुनावी मैदान में और इस बीते के बच्चों के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अब यहाँ पर जब गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, परिवार के संग भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि देखिए आप नितिन गडकरी की जीत की बात करते हैं तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा जो मार्जिन है वो कम हुआ है, लेकिन देखिए जीत तो जीत होती है और कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो एक बार फिर से जीत कर सिकंदर तो बने नितिन गडकरी और इस बीच जनता के जनादेश को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी की अगर बात करते हैं, इस बार उनको 6,55,027 वोट मिले हैं और 2019 में यही वोट 6,60,221 थे और 1,35,159 के मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है और जनता ने तीसरी बार एनडीए को जनादेश दिया है। ये वीडियो संदेश उनकी ओर से दिया गया। और आप बात करेंगे पाला बदलने वालों की, जिसमें से कुछ चेहरे जीते हैं और कुछ चेहरे हारे हैं। सबसे पहले बात होगी सिंधिया की, जिंदल की, जितिन प्रसाद की, जिन्होंने बाजी मार ली है, जीते हैं। सीता सोरेन, परनीत कौर की लेकिन हार हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी हार गए हैं। बीजेपी के सुशील रिंकू। तो तमाम ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पाला बदला। तो कुछ एक को जीत जिनकी हुई, कुछ एक को हार का भी सामना करना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना से उन्होंने जीत दर्ज की है। जितिन प्रसाद ने भी बाजी मारी है। सीता सोरेन और परनीत कौर को लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार चुनाव इस लिहाज से बेहद खास रहा क्योंकि वो चेहरे जो कि चुनाव से ठीक पहले दूसरे दल में शामिल हो जाते थे इस उम्मीद में कि उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन इस बार जनता का जब जनादेश आया तो कई जगहों पर इन तमाम चेहरों को शिकस्त झेलनी पड़ी। तो वहीं फिसड्डी साबित हुए भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट टाइमर उम्मीदवार माधवी और नवनीत राणा की बात करें तो वो चुनाव हार चुकी हैं। हैदराबाद से सबसे ज़्यादा अगर चर्चा थी तो माधवी लता की चर्चा थी, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। असदुद्दीन ओवैसी, जिनका किला कहा जाता है एक तरीके से हैदराबाद को, उन्होंने अपने किले को बचा लिया। एक बार फिर से उन्होंने जीत हासिल कर। कहा भी जाता है कि ओवैसी परिवार का गढ़ है और एक लंबे वक्त से उनका कब्जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो अमरावती सीट, जहाँ पर नवनीत राणा पिछली मरतबा साल 2019 में मोदी लहर में निर्दलीय जीत जाती हैं, लेकिन इस बार जब वो बीजेपी में शामिल होती हैं तो उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी। नवनीत राणा और उनका स्टेटमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे तो माधवी लता और नवनीत राणा में एक लिंक है कि जब प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचती हैं नवनीत राणा तो उनका वो स्टेटमेंट आपको याद होगा जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। 15 सेकंड 15 मिनट वाला वो वीडियो जहाँ पर वो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई को लेकर के हमलावर नजर आती हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर एक तरफ माधवी लता, जिन पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर था, असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से हमलावर थे, तो वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा अपनी सीट भी अमरावती की बचा नहीं पाई। ये जो तस्वीर है वो भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है और कई जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ पर चौंका देने वाले चेहरे जिनको मैदान में उतारा गया था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जब वो उतरे तो उन्होंने खुद को साबित नहीं किया, उन्हें असफलता झेलनी पड़ी। इसके उलट कई ऐसे चेहरे विपक्षी खेमे की जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उनको सफलता मिली। तो ये तस्वीरें भी सियासत की बेहद दिलचस्प कल के रोज नजर आई। अच्छा प्रिया, बीजेपी के भी ऐसे कई सारे चेहरे थे जो कि पहली बार मैदान में उतरे, बावजूद इसके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें से मुझे लगता है बांसुरी स्वराज एक अहम नाम है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं था, लॉ के बैकग्राउंड से वो आती हैं। उनकी माँ हालांकि सुषमा स्वराज का नाम काफ़ी और नोन काफ़ी और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर वो देखी जाती हैं, लोगों के लिए आइडल है। लेकिन उसके बावजूद बांसुरी स्वराज का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। बीजेपी प्रशंसा लगातार कर रही है और हेडलाइन भी दी गई है कि योजनाओं का प्रचार बना जीत का आधार, बांसुरी से निकली मधुर धुन। भाजपा की हैट्रिक यहां पर रही, क्लीन स्वीप भाजपा ने किया तीसरी बार इस बीच। और झारखंड में भाजपा को 5 सीट का नुकसान हुआ है। झारखंड की अगर बात की जाए तो खूंटी और लोहरदगा और साथ साथ में दुमका हाथ से निकल गया भाजपा के। राजमहल सिंहभूम में जीएमएम के पारंपरिक वोटर्स एकजुट रहे।
वहीं देखिए, अगर बात पूर्वोत्तर की करते हैं तो असम में एनडीए मजबूत है और अरुणाचल त्रिपुरा में सीटें जो थी वहां पर बरकरार रखने में कामयाबी भी हासिल की। मणिपुर की बात करते हैं, वहां पर भी कांग्रेस सफल रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए असम में एनडीए और मजबूत 14 में से 11 सीटों पर जीत मिली है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल त्रिपुरा में सीटें बरकरार रखने में भाजपा को कामयाबी हासिल हुई। मणिपुर में हालांकि देखिए कांग्रेस को बढ़त मिली है और पूर्वोत्तर में पिछली सरकार के विकास कार्यों को जनता ने सलाम किया है। असम में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को 11 सीटों पर सफलता हासिल हुई। भाजपा पिछला प्रदर्शन कायम रखते हुए 2-2 सीटें बरकरार रखने में कामयाब रही। हालांकि मणिपुर की जातीय हिंसा का खामियाजा उठाना पड़ा और एक सीट वहां कांग्रेस के हाथ गंवानी पड़ी। असम की 14 लोकसभा सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने 9 और उसके सहयोगी दल असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। असम में पिछली बार की अगर बात करते हैं तुलना में इस बार एनडीए गठबंधन को एक सीट का फायदा ही हुआ है। भाजपा नीत एनडीए को विकास के नाम पर जनता ने जमकर वोट दिए। पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल के मंत्री लगातार पूर्वोत्तर का दौरा भी करते रहे और पूर्वोत्तर में जो पिछली बार का आंकड़ा था उसको बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जैसा जिक्र किया गया कि बात अगर की जाए मणिपुर की, तो वहां पर बढ़त कांग्रेस को मिली है, क्योंकि मणिपुर में कांग्रेस ने बढ़त बनाई और मणिपुर सीट पर कांग्रेस के आंगुमाचा बिमोल ने भाजपा के बसंत कुमार सिंह को हराया। आउटर मणिपुर में कांग्रेस के ए आथो ने नगा पीपुल्स फ्रंट के केटी जिमिक को मात दी और भाजपा के बुरे प्रदर्शन का मूल कारण राज्य की जातीय हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का बेरुख जो रवैया रहा, इसको माना जा रहा है। त्रिपुरा अरुणाचल की बात करते हैं तो भाजपा की 2-2 सीटें यहाँ पर। सिक्किम में एसकेएम के इंद्र हंग सुब्बा जीते और मेघालय में एनपीपी साफ हो गई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पूर्वोत्तर की अगर बात करते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य में ठीक ठाक रहा बीजेपी के लिए आंकड़ा। बात करेंगे कोर्ट में आज कौन कौन से केस जिन पर सुनवाई होने वाली। पहला मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें जेल में बंद पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दूसरा मामला है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर राव रेवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। तीसरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला, जिसमें सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने के बाद राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश उनको किया जाएगा। चौथा मामला लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई के द्वारा लालू प्रसाद यादव सहित तमाम के खिलाफ अन्य जो दर्ज मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी और पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। पांचवा मामला 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ, जिसमें जनकपुरी से जुड़े मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। छठवां मामला, जिसमें 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक फर्जी लेटर हेड पर पत्र लिखने के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। सातवां मामला मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा। आठवां मामला मानगो में दानिश हत्याकांड मामले में डावर समेत 5 दोषी इसमें हैं। 5 जून को सजा का इसमें ऐलान होना है। नौवां मामला आबकारी विभाग की कार्रवाई के खिलाफ बार मालिकों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 5 जून को सुनवाई करेगा। तो ये तमाम 9 मामले हैं कुल, जिसमें आज सुनवाई होने वाली है। अलग अलग कोर्ट इन मामलों में सुनवाई करेगा।